Hello friends, what's up? Today we are going to discuss the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989. And those who have problems in computer GK, please do watch my computer GK series. हिंदी मीडियम वाले भी इस लेक्चर को देख सकते हैं क्योंकि मैं मोस्टली हिंदी में ही एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। SC and ST Act 1989. Important date. Date enacted 11 September 1989. Date enforced 30 Jan 1990. इसको मैंने हाईलाइट इसलिए कराया क्योंकि ये जो डेट है ये एग्जाम में एक बार पूछी जा चुकी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखने की कोशिश करिएगा। डेट इनेक्टेड का मतलब होता है जब पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा इसको पास कर देते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट इसे अपनी असेंट दे देते हैं, तो वो कहलाता है डेट एनेक्टेड। और डेट एनफोर्स का मतलब होता है जब गवर्नमेंट इसे लागू करती है। चलिए आगे देखते हैं। SC एंड ST एक्ट 1989 में चैप्टर 5 है टोटल, 1 से लेके 5 तक। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, इसको देख लेते हैं। इसका सेक्शन फर्स्ट है, ये सेक्शन फर्स्ट शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिशमेंट के बारे में है। सेक्शन फर्स्ट का सबसेक्शन 1 देखिए। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो ये सेक्शन 1 बता रहा है, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 बता रहा है कि ये इसका नाम क्या है, और सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2 बता रहा है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बात याद रखिए, ये पूछी जा चुकी है पहले भी एग्जाम में कि ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एंड द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। तो जी कब से लागू होगा, जब गवर्नमेंट चाहेगी। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि पार्लियामेंट ने इसको 11 सितंबर 1989 को पास कर दिया था, बट इट हैज़ नॉट बीन एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट टिल 30 जनवरी 1990। तो 30 जनवरी 1990 तक ये लागू नहीं हुआ था, और फिर जब ऑफिशियल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट को अपॉइंट किया था, नोटिफिकेशन निकाला, जब अपॉइंट हुआ था। चलिए इसका सेक्शन 2 देखते हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशन बता रही है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 देखते हैं। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर ए। तो इसमें सारी डेफिनेशन है। एट्रोसिटी से क्या मतलब है? एट्रोसिटी का मतलब है इसी एक्ट में एक सेक्शन 3 भी है, जैसे कि अभी हम सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं, उसमें जो पनिशमेंट जो अत्याचारों के लिए दिए गए हैं ना, उसके हिसाब से है। ये एट्रोसिटी का मतलब है। कोड मीन्स ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो इसके हिसाब से है। तो ये सारी डेफिनेशन बताता है। स्पेशल कोर्ट हम देखेंगे सेक्शन 14 में, इसी एक्ट के अंदर यही इसकी डेफिनेशन है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्पेसिफाइड एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडवोकेट रिफर्ड टू इन सेक्शन 15। ठीक है, तो वो भी सेक्शन 15 भी अभी हम देखेंगे। अभी हम सेक्शन 2 देख रहे हैं, तो उसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में पता चल जाएगा। चलिए, ये सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 के अंदर के ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, एफ में लिखा है words and expressions used but not defined in this act and defined in the code of the Indian Penal Code shall have the meaning assigned to them respectively in the code or as the case may be in the Indian Penal Code। ठीक है, तो जो इसमें नहीं दिए गए हैं ना वर्ड, वो इसमें से देख के लागू किए जाएंगे। जो अभी डेफिनेशन नहीं दी गई है ना, वो इस कोड में से देख के दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 है, ये पहले भी हमने देखा था सबसेक्शन 1। ठीक है, तो इसमें लिखा है एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी एनैक्टमेंट और एनी प्रोविजन देयरऑफ शैल इन रिलेशन टू एन एरिया in which such enactment or such provision is not in force be construed as a reference to the corresponding law if any in force in that area। इसका मतलब ये है, इसमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर कहीं पे जहाँ लागू नहीं है ये वाला, ऐसा कोई एरिया जहाँ ये वाला रूल लागू नहीं है, वहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग में जो भी रूल होंगे, उस अपराध के करस्पॉन्डिंग में जो भी रूल तय करे गए होंगे ना, उसके हिसाब से इस रूल को अप्लाई किया जाएगा। ये सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 बताता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आते हैं हम चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में सेक्शन 3 है। चैप्टर 2 जो हमें बता रहा है वो ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो चैप्टर 2 का सेक्शन 3 है पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज। इसका सेक्शन 1 देखिए। हु एवर नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल्ड कास्ट और ए शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब जो भी मेंबर नहीं है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, फोर्सेस, इसमें क्या है, ये सारे में एट्रोसिटीज बताई गई हैं सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 के अंदर। ठीक है, फोर्सेस ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और एबॉग्नेसियस सब्सटेंस, मतलब कोई भी गलत चीज़ खाने को अगर कहता है कोई भी व्यक्ति SC ST वाले व्यक्ति को, ठीक है, तो वो अत्याचार कहलाएगा ये। ठीक है, एट्रोसिटीज का मतलब होता है
अत्याचार, ठीक है। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। सेकंड, एक्ट विथ इंटेंट टू कोज इंजुरी, इंसल्ट और एन्यूएंस, मतलब इसमें क्या बता रहा है, ये सेकंड वाला बता रहा है सब सेक्शन 1 का, कि वो किसी को अगर हार्म पहुंचा रहा हो कोई, तो उसके लिए भी इसमें वो बताया गया है, ये भी अत्याचार कहलाएगा। अगर कोई किसी को जबरदस्ती कपड़े उतार रहा है किसी के, तो भी वो अत्याचार कहलाएगा, ठीक है। रॉन्गफुली ऑक्युपाइड कल्टीवेट, और किसी का अगर कोई किसी का एरिया है, मतलब लैंड है, उस पर खुद कल्टीवेट कर रहा है गलत तरीके से, ठीक है, तो वो भी एक अत्याचार कहलाएगा। और फिफ्थ में वह रॉन्गफुली डिस्पोजेस ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब फ्रॉम इज लैंड, मतलब उसे उसकी लैंड से गलत तरीके से हटा रहा है, SC ST वाले को हटा रहा है अगर कोई, तो वो भी एक अत्याचार कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये भी सेक्शन 1 ही है, और सेक्शन सब सेक्शन 1 है, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 के अंदर 6th वाला पॉइंट। इसके पहले 5 पॉइंट हम देख चुके हैं, ये देखिए, ठीक है। तो अब ये 6th वाला पॉइंट है। तो इसमें कौन से अत्याचार के बारे में बता रहा है, आइए देख लेते हैं। कंपेल्स और एंटाइसेस ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स टू डू बैगर और अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स और बॉन्डेड लेबर अदर देन एनी कंपल्सरी सर्विस और पब्लिक पर्पसेस इम्पोज बाय गवर्नमेंट। तो इसमें अगर कोई जबरदस्ती भीख मंगवाए, ठीक है, तो भी वो कहलाएगा, तो एक अत्याचार कहलाएगा। फोर्स और इंटीमिडेट्स ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नॉट टू वोट। अब इसमें क्या करेगा, कोई वोट देने ना दे किसी को, SC ST वाले को, ठीक है, या फिर ये बोले कि तुम पार्टिकुलर मेरे वाले कैंडिडेट को ही वोट देना, SC ST वाले को अगर कोई पर्सन बोलता है जिसकी कैटेगरी SC ST है, उसे इस तरीके से फोर्स कर रहा है वो, ठीक है। और याद रखिए ये सब उसी पर लागू होते हैं, जैसे कोई नॉन SC ST वाला पर नॉन SC ST पर्सन हैं, वो जब SC ST वालों को इस तरीके से अत्याचार करेंगे उनके ऊपर, या उन्हें वोट नहीं देने देंगे, या उनसे भीख मंगवाएंगे, तो लागू होगा। अगर कोई शेड्यूल्ड कास्ट का बंदा है और वो दूसरे शेड्यूल्ड कास्ट के बंदे के साथ यही काम करेगा, तो वो सब लागू नहीं होंगे। ये सारे रूल्स, ये नियम उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो SC ST वाले नहीं हैं और SC ST वालों पे अत्याचार करते हैं। चलिए 7th 6th 7th 8th देख लेते हैं, सब सेक्शन 1 का 8th, इंस्टीट्यूट फॉल्स मैलिशियस। तो क्या इसमें क्या कर रहा है, ये गलत कंप्लेंट डाल, मैलिशियस इंस्टेंट से, मतलब गलत इरादे से उनके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स डाल रहा है गलत तरीके से, ठीक है, SC ST वालों के ऊपर, तो वो भी एक अत्याचार है। गिव एनी फॉल्स और frivolous information to any public servants and thereby causes such public servant to use his lawful power to the injury or annoyance of a member of a scheduled caste or scheduled tribe। तो क्या है, ये पब्लिक सर्वेंट के, किसी भी पब्लिक सर्वेंट के पास जाके गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे उसको, तो वो क्या करेगा पब्लिक सर्वेंट, उसकी लॉफुल पावर के हिसाब से उन्हें कुछ पनिशमेंट दे सकता है SC ST वालों को। तो ये भी एक अत्याचार है कि तुमने गलत तरीके से फंसा दिया SC ST वाले को। intentionally insults or intimates with intent to humiliate a member of scheduled caste or a scheduled tribe in any place within public view। अगर तुम जबरदस्ती जानबूझ के किसी की इंसल्ट कर रहे हो पब्लिक प्लेस पे, तो वो भी अत्याचार के उसमें आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज। चलिए इसका सबसेक्शन 1 है ये, और इसमें अपन 11th देख रहे हैं, सबसेक्शन 1 के अंदर 11th है ये। Assaults or uses force to any woman belonging to scheduled caste and scheduled tribe with intent to dishonor or outrage her modesty। तो इसमें क्या है कि किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करने वाली महिला को अगर कोई जबरदस्ती, मतलब उसे अगर लज्जित करता है, तो वो भी एक अत्याचार के उसमें आएगा। और 12th देख लेते हैं। अगर आप किसी डोमिनेंट पोजीशन पे हो और किसी वुमेन को फोर्स कर रहे हो, अपनी डोमिनेंट पोजीशन का रुतबा दिखा के, और उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हो, जो कि वो नहीं करती अगर तुम उस पोजीशन पे नहीं होते, तो ये भी एक अत्याचार है, ठीक है। Being in a position to dominate the will of a woman belongs to a scheduled caste or a scheduled tribe and uses that position to exploit her sexually to which she would not have otherwise agreed। यही मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। और 13 देख लेते हैं। Corrupts or fouls the water of any spring, reservoir or any other sources ordinarily used by members of the scheduled caste or a scheduled tribe so as to render it less fit for the purpose for which it is ordinarily used। उसमें क्या कर रहे हैं अपन, बेचारे SC ST वाले को पानी उसका गंदा कर रहे हैं, वो जहाँ से पानी भरता है, जहाँ से यूज़ करता हो ना, तो उसे इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो वो तो भी एक अत्याचार ही कहलाएगा। और चलिए 14वां देख लेते हैं। डिनाइज मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब any customary right of passage to a place of public research or obstructs such members so as to prevent him from using or having access to a place of public research to which other member of public or any section thereof have a right to use access। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे कोई भी पब्लिक प्लेस
में जाने से मना कर रहे हैं कि भाई तुम ऐसे हरिजन हो, तुम छुआछूत मतलब उस टाइप से करेंगे हर किसी के साथ पब्लिक प्लेस पे, और उसे नहीं आने देंगे, जैसे कि मंदिर पे नहीं आने देंगे, बस स्टैंड पे उससे बोलेंगे भाई कहीं और जाके बैठो, हमारे पास मत बैठो, तो ये भी एक अत्याचार आएगा। फोर्सेस और कोसेस ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू लीव हिज हाउस, और अंत में क्या करा उन्होंने, उसका घर ही अगर छुड़वा दिया, ठीक है, बेचारे SC ST वाले को अगर घर ही छुड़वा दिया तो भी ये होगा, तो इसमें जो तो भी ये अत्याचार माना जाएगा। विलेज और अदर प्लेस ऑफ रेसिडेंस शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर ए टर्म विच शैल बी नॉट बी लेस देन 6 months बट विच मे एक्सटेंड टू 5 years। ये देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। अगर तुमने ऐसा करा, जितने भी ऊपर अत्याचार लिखे हैं ना उसमें कुछ भी करा, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा जो कि 6 महीने से कम नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड विथ फाइन। तो ये ऊपर में पूछा जाता है, ऑप्शंस रहते हैं विच नॉट बी लेस देन 1 month, विच नॉट बी लेस देन 6 months, विच कैन एक्सटेंड टू 2 years 3 years, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, देख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट देखिए, ये नॉट टू बी लेस देन 6 months बट विच में बी एक्सटेंड टू 5 years एंड विथ फाइन। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज है ना, अभी जितनी भी अपन ने देखी हैं, ये सारे अत्याचार जो अपन ने देख लिए हैं अभी तक, तो क्या है, MPPSC आजकल बहुत फैक्चुअल हो गया है। 2016 की अगर हम बात करें ना, तो उसमें सेक्शन 16, 17, 18, 19, 6, 10, 6, 8, 10, 12 इनमें से क्वेश्चन पुट अप किए थे। मतलब आपको इन सारे सेक्शंस में क्या क्या लिखा है ये पता होना चाहिए था, क्योंकि ऑप्शन में ये सारे सेक्शंस थे। तो बहुत डिफिकल्ट होगा अगर आपको पता नहीं होगा एग्जैक्टली उस सेक्शन में काय के बारे में प्रोविजंस हैं, तो इनको याद करना बहुत जरूरी है। देखिए अभी उसने सेक्शंस के बारे में पूछ चुका है पिछली बार, तो इस साल हो सकता है वो सब सेक्शंस के बारे में पूछे। वो पूछेगा अपन से कि भाई भीख अगर तुम किसी से मंगवा रहे हो तो वो कौन से सब सेक्शन में लिखा है, तो वो अपन को ऑप्शन दे देगा, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1, या सेक्शन 3 का सब सेक्शन 4, या सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5, इस तरीके से अपन को बताएगा। वो इतने फैक्चुअल जाता है MPPSC, और यहीं पे ये बहुत टिपिकल हो जाता है फिर, और फिर बहुत कंफ्यूजन होता है। इसलिए ये क्या याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए इनको मैंने ये ऐसे बनाए। पूरे जितने भी अपन ने 15 देखे हैं ना सेक्शन 3 के अंदर, सब सेक्शन 1 के अंदर पूरे 15 पॉइंट देखे ना, उनको याद करने के बताया। तो पहले क्या है, खाना खाने से रोका, फिर उसको बहुत मारा, फिर उसके कपड़े अपड़े उतार दिए, मन नहीं भरा तो फिर क्या करा, उसकी जमीन पे अपन ने खुद खेती करी, और फिर उसको उस जमीन से हटा दिए गलत तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट अपन को याद रह सकते हैं। ये क्या सिक्वेंस टाइप में है कि पहले अपन ने उसे खाने से गलत टाइप का खाना दिया, फिर इंजूरी, उसको मारा मारा पिट्टी की उसके साथ, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। क्लॉज, कल्टीवेटर, ये सब आप याद रख सकते हैं। और फिर जब ये सब हो गया ना, अब उससे तो निकाल दिया, उसके बाद कुछ बचा नहीं है, तो फिर उसे भीख मांगने भेज दिया। फिर भिखारी भी वोट दे सकता है, पता ही है अपन को, तो फिर उसे वोट भी नहीं देने दिया फिर, ठीक है। तो ये क्या है, सेक्शन 1 ये है हमारा, सेक्शन 2 ये है हमारा, ठीक है, सेक्शन 3 ये है हमारा, सेक्शन 4 ये है, और सेक्शन 5 ये है। इस तरीके से आपको याद रखना है। सेक्शन 6 ये है, और सेक्शन 7 ये है, सॉरी सेक्शन 7 नहीं है, पॉइंट 7 है। सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 का पॉइंट 7 ये है। पॉइंट 8 ये है कि अपन ने गलत तरीके से उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स कर दी, और फिर वोट देने के बाद फिर उल्टा अपन ने उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स कर दी, और फिर उसे गलत इन्फॉर्मेशन दे के पब्लिक सर्वेंट को उसे फंसवा दिया, ठीक है। तो ये, और फिर उसके बाद उसकी इंसल्ट भी करी, ये सब करके। तो ये 5 अलग याद रख लीजिए, ये 5 और 5 10 हो गए, और ये 5 रखना भी याद जरूरी है। फिर क्या, महिलाओं के बारे में, लास्ट के महिलाओं के बारे में याद रख लेना। महिलाओं के 2 हैं ऊपर के, और नीचे का है पानी, और उसे आने से रोकना कहीं पे, और फिर उसे घर से निकाल देना लास्ट में, ठीक है। आउटरेज वुमेन मॉडेस्टी, मतलब वुमेन को लज्जित करना, ठीक है। और पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ ए वुमेन, मतलब वुमेन की इच्छा के अनुसार कुछ करना अपनी पोजीशन के फायदा उठा के, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये 10 तक हो गया, तो ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, और ये 15। इस तरीके से आप पूरी 15 याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 देखेंगे अपन। चैप्टर 2 में ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटी में सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 अपन देख चुके हैं, अब सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 अपन देखेंगे। पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज who were not being a member of a scheduled caste or scheduled tribe। अब देखिए सेक्शन 2 के अंदर ये पॉइंट्स देखना है अपन को। सेक्शन 3 के अंदर सबसेक्शन 2 के अंदर पॉइंट्स, फर्स्ट गिव्स और फैब्रिकेट्स false evidence intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any member of scheduled caste or a scheduled tribe to be convicted of an offense which is capital by the law for the time being enforced shall be punished with imprisonment for life and death fine. And if an innocent member of scheduled caste or a scheduled tribe be convicted and executed in consequence of such false or fabricated evidence, the person who give or fabricate such false evidence shall be punished with death। देखिए ये क्या बोल रहा है
अगर तुमने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी किसी को, इन्फॉर्मेशन ली और उससे क्या हुआ, कैपिटल पनिशमेंट मिल गया किसी SC ST वाले को, कैपिटल पनिशमेंट मिल गया उसे, कैपिटल पनिशमेंट के लिए वो उसे आपने कन्विक्टेड घोषित कर दिया, मतलब आपने सिद्ध कर दिया गलत वो सबूत देकर कि ये SC ST वाला, ये दलित व्यक्ति दोषी है, और उसे कैपिटल पनिशमेंट मिल गया कोर्ट से, और ये बाद में पता चला कि आपने गलत दिए थे और उसे कैपिटल पनिशमेंट मिला है अभी, तो आपको क्या है, जिंदगी भर के लिए सजा हो जाएगी। ये मैंने बोल्ड करके रखा है, ये आप अच्छे से याद देख लेना इसको, ठीक है। ये बोल्ड करके जो लगे हैं लिखे हैं इम्प्रेशन फॉर लाइफ एंड विद फाइन, ये दिख रहा है, ये आपको याद रखना है, तो आपके लिए जिंदगी भर के लिए जेल हो जाएगा और सजा फाइन अलग से होगा। और अगर कोई भी इनोसेंट मेंबर को, SC ST वाले इनोसेंट मेंबर को आपने दोषी ठहरा दिया गलत सबूतों के आधार पर, और वो कन्विक्टेड तो हो ही गया, मतलब दोषी तो करार हो ही गया, साथ में उसे सजा तक मिल गई, ठीक है। तो इस केस में अभी तक कोई सजा नहीं मिली थी, कैपिटल पनिशमेंट अकेला मिला था, ठीक है, और फिर बाद में पता चला तो हमें लाइफ टाइम के लिए जेल हो जाएगी। और अगर पता चल गया कि उसे सजा हुई और वो उसे सजा मिल तक गई, अगर उसे सजा मिल गई ना, तो उसके बाद तो तुम्हें सीधे डेथ पेनाल्टी मिलेगी, ठीक है। जैसे अगर उसे 7 साल की सजा उसने भोग ली, उसे कुछ ऐसा तुमने फंसाया कि उसने 7 साल की सजा भोग ली, और 7 साल की सजा भोगने के बाद पता चला कि वो तुमने गलत फंसाया था SC ST वाले को, तो फिर तुम्हें मौत की सजा मिलेगी, ठीक है ना। और सेकंड देखिए, सेकंड में क्या लिखा है, सब क्लॉज 2 के अंदर सेकंड पॉइंट, gives or fabricates false evidence intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any member of scheduled caste or scheduled tribe to be convicted of an offense which is not capital but, देखो अभी हमने देखा था offense which is capital, जो कैपिटल है उसके लिए हमने गलत तरीके से सबूत देके उसे फंसवाया था SC ST वाले को। अगर अब हम गलत तरीके से उसे फंसवाएंगे और उसे कोई सजा मिलती है जो कि कैपिटल नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, कैपिटल नहीं है लेकिन इस तरीके से है, विथ इम्प्रेशनमेंट फॉर ए टर्म फॉर 7 ईयर और अपवर्ड, लेकिन 7 साल या उससे अधिक के लिए उसे सजा होती है, तो उस केस में और बाद में पता चलता है कि तुमने ऐसा कुछ उसे फंसाया है और उसे 7 साल की सजा हो गई, तो फिर तुम्हें वी शैल नॉट बी लेस, तुम्हें इसको इस तरीके से सजा मिलेगी जो 6 साल से, बट विच में 6 महीने से और 7 साल तक, और फाइन या उससे ज़्यादा भी, और फाइन हो सकता है। तो ये जितने भी मैंने बोल्ड करके लिखे हैं ना, ये सारे पेपर में आने के चांसेस हैं। तो वो ऐसे पूछ सकता है कि अगर कैपिटल पनिशमेंट के लिए तुमने फॉल्स एविडेंस दिए तो क्या, कितने तक की सजा होता है, हो सकती है, ठीक है। तो अपन को लिखना पड़ेगा इम्प्रेशन फॉर लाइफ एंड विद फाइन। अगर उसने पूछा कि भाई एक्सिक्यूटेड भी हो गया, ठीक है, फंसाने के बाद उसे सजा मिल तक गई, तो फिर तुम्हें डेथ की सजा मिलेगी, ठीक है। और नॉन कैपिटल के लिए 6 महीने से लेके 7 साल तक, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं, सॉरी, हाँ थर्ड देखते हैं, कमिट्स मिसयूज बाय फायर और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। अगर कोई ने फायर आया और कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से कुछ करा, इस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को अगर हानि हो गई, तो विथ इम्प्रेशनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ बट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड विथ फाइन, ठीक है। तो फिर 6 महीने से ज़्यादा और 7 साल, 6 महीने से ज़्यादा, और जो कि 7 साल तक बढ़ सकती है, और फाइन के साथ साथ अगर तुमने उसकी किसी प्रॉपर्टी वगैरह को जलाने का वगैरह की कोशिश की तो, ठीक है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से। चलिए आगे देखते हैं, whoever not being a punishment, ये भी अपना सब सेकंड 2 चल रहा है, ठीक है। और इसका 5th पार्ट देख रहे हैं अपन, commits an offence under the Indian Penal Code punishable with imprisonment for a term of 10 years or more against a person or property on the ground that such person is a member of scheduled caste or scheduled tribe or such property belongs to such member shall be punishable with imprisonment for life and with fine। देखिए इसमें ऐसा है, अगर इंडियन पेनल कोड का जो 45 और 180 60 है ना, उसके हिसाब से अगर तुमने किसी को ऐसी सजा मिल, उसके हिसाब से अगर सजा 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की है, मतलब नॉर्मल जो सजा है, कोई अपन अपराध करेंगे उसकी नॉर्मल सजा जो किसी के भी साथ किया अपराध, और उसकी सजा इस कोर्ट के कैलकुलेशंस के हिसाब से 10 साल की टर्म ऑफ 10 ईयर और मोर है अगर, और अगर वही की वही तुमने अत्याचार किसी SC ST वाले को किया होगा, तो उसकी सजा ये 10 साल नहीं होगी, उसकी सजा होगी लाइफ टाइम के लिए, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड विथ फाइन, ठीक है। अब अगर नोइंगली कभी
knowingly or having reasons to believe that an offense has been committed under this chapter cause any evidence of the commission of that offense to disappear with the intention of the screening of the offender from legal punishment, or with that intentions give any information respecting the offense which he knows or believes to be false, shall be punishable with the punishment provided for that offense. अगर जानबूझ के कुछ ऑफेंस को डिसअपियर करने के लिए कुछ सबूत वगैरह मिटाए ना, तो फिर उतनी होगी पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। तो उसके लिए जितनी भी सज़ा तय की गई होगी ना, उतनी हो सकती है। Being a public servant commits any offense under this section shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year, but which may extend to the punishment provided for that offense। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कमिट करता है इस एक्ट के अंदर कोई भी ऑफेंस, तो उससे कितनी सजा होगी, इसमें इसका प्रावधान है विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ईयर, मतलब कम से कम 1 साल की होगी सजा। अब अपन सेक्शन 4 पे आ चुके हैं, पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्टिंग ड्यूटीज। Whoever being a public servant but not being a member of a scheduled caste or a scheduled tribe willful neglects his duties required to be performed by him under this act shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 1 year। तो अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी सही से नहीं करेगा ना, तो उसे 6 महीने से लेके 1 साल तक की सजा हो सकती है। ये सेक्शन 4 में, ये अपन को याद रखने की ज़रूरत है सब कि सेक्शन 4 में ड्यूटीज़ में अगर नहीं अच्छे से करी तो उसे 6 महीने की सजा हुई। कुछ सेक्शन में लिखा हुआ है, तो सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। चलिए सेक्शन 5 देखते हैं, एनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट कन्वेक्शन। अगर एक के बाद एक कोई कन्वेक्शन करता है इसी नियम के अनुसार, तो उसे किस तरीके से सजा मिलेगी, मतलब पहले वो एक बार ऑलरेडी कर चुका है, कन्विक्ट हो चुका है और फिर से कन्विक्ट हो गया है, तो इसके लिए पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, इसके लिए कैद है कितने तक की, शैल नॉट बी लेस देन 1 साल से कम की नहीं होगी, जो कि बढ़ सकती है जितने की उसके लिए सजा हो, जितने की प्रावधान हो उस के लिए। ठीक है, चलिए अब 6 देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ इंडियन पेनल कोड। देखिए इसमें ये बता रहा है, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34, सेक्शन 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 5 सेक्शन 149, चैप्टर 10 और ये सारे क्या हैं, इंडियन पेनल कोड के हैं, जो भी इंडियन पेनल कोड 45 ऑफ 1860 so far as may be apply for the purposes of this act as they apply for the purpose of the Indian penal code। तो वो सारे कोड इसके लिए भी अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था MBPSC में, उन्होंने पूछा था कि एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ इंडियन पेनल कोड कहाँ कहाँ पे है, सेक्शन 12 में, सेक्शन 10 में, या सेक्शन 6 में, या सेक्शन 8 में। ठीक है, तो इसका आंसर, तो इसलिए अपन को सेक्शन 6 क्या बता रहा है ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। चलिए 7 देख लेते हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी का वो है, प्रोविजंस है, प्रॉपर्टी जब्त करने के प्रावधान है 7 सेक्शन में। ठीक है, तो 7 सेक्शन के सब सेक्शन 1 में क्या है, When a person has been convicted of an offence punishable under this chapter, the special court may, in addition to awarding any punishment by, in writing, declare that any person movable or immovable or both belonging to the person which has been used for the commission of that offence shall stand fortified to government। तो ऐसा है कि उसने जो चीज़ें जो प्रॉपर्टी यूज़ करी थी SC/ST पर्सन पे अत्याचार करने के लिए, वो सारी फोर्टिफाई हो जाएगी। और सेक्शन 7 का सब सेक्शन 2 का कहते हैं, आइए देख लेते हैं। When any person is accused of any offence under this chapter, it shall be open to the special court trying him to pass an order that all or any of the properties movable or immovable or both belonging to him shall during the period of such trial be attached, and where such trials ends in conviction, the property so attached shall be liable to forfeiture to the extent it is required for the purpose of realization of any fine imposed under this chapter। देखिए इसमें क्या बोल रहा है ये, कि अगर किसी ने किसी के साथ, किसी SC/ST वाले के साथ अत्याचार किए हैं, किसी पर्सन ने SC/ST वाले पर्सन के साथ अत्याचार किए हैं, तो कोर्ट जो है, स्पेशल कोर्ट, उनके बारे में अपन आगे देखेंगे,
स्पेशल कोर्ट बिल्कुल फ्री हैं निर्णय लेने के लिए और सोचने समझने के लिए कि उसने जो भी प्रॉपर्टी अटैच्ड है उससे, उस पर्सन से जिसने अत्याचार किए हैं, वो सारी जब्त कर ली जाए और फाइन जो लगता है सजा के तौर में उसे उस प्रॉपर्टी में से ले लिया जाए। मतलब जो भी फाइन लगाएगी कोर्ट वो उस प्रॉपर्टी में से ले सकती है। ऐसे ऐसा लिखा गया है इस एक्ट में। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रीसम्पशन एज टू ऑफेंस, इस सेक्शन 8 में लिखा गया है कोर्ट पहले से ही क्या मान के चलेगी। ठीक है, तो इन ए प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर इफ इट इज प्रूव्ड दैट the accused rendered any financial assistance to a person accused of or reasonably suspected of committing an offense under this chapter, the special court shall presume, unless the contrary is proved, that such person had abetted the offense. देखिए अगर ऐसा है कि जिसने क्राइम किया है उसकी अगर किसी ने मदद की हो, पैसे दे के या किसी भी तरीके से, तो कोर्ट ये मान के चलेगा, या किसी ने किसी SC/ST वाले के ऊपर अत्याचार किए हो किसी दूसरे से पैसे लेके या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी यूज करके या किसी दूसरे के सामान उठा के, तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि वो ये दूसरा पर्सन था, भले ही उसे पता हो, चाहे उसने वास्तव में उसे पता हो कि नहीं कि ये इससे अत्याचार करने वाला है, ये हमसे हेल्प इसलिए ले रहा है कि ये SC/ST वाले पे अत्याचार करेगा, तो कोर्ट तो ये मान के चले गई कि ये पर्सन है जो ये भी दोषी है। ठीक है, क्योंकि इसने एक्यूज्ड को, ये है जो अपना एक्यूज दोषी, इसे सपोर्ट किया है। वास्तव में ये पर्सन ने सपोर्ट किया है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है कोर्ट को। कोर्ट ये मान के चलेगा कि ये पर्सन दोषी है। चलिए बी देख लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर एंड इफ इट इज प्रूव्ड दैट द ऑफेंस कमिटेड वाज ए sequel to any existing dispute regarding land or any other matter, it shall be assumed that offense was committed in furtherance of the common intention or in prosecution of the common object। और इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बारे में दिया गया है। अगर ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी कोई इस तरीके से ऑफेंस करते हैं, and if it is proved that the offense committed was a sequel to any existing dispute regarding land or any other matter, मतलब किसी भी चीज को लेके, जैसे कि लैंड और किसी मैटर को लेके अगर कुछ पर्सन्स डिस्कस कर रहे हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स किसी SC/ST वाले पर्सन के साथ कर रहे हैं, तो वो यही मान के चलेगा कि ये लोग इसलिए इसके साथ ऐसा डिस्प्यूट कर रहे हैं क्योंकि ये SC/ST वाला है। ठीक है, तो जैसे अगर आपका विवाद भी हो गया किसी SC/ST वाले के साथ किसी लैंड वगैरह को लेके या फिर कोई भी मैटर को लेके, अगर आप विवाद भी कर रहे हैं SC/ST वालों के साथ कोई ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलके, तो कोर्ट ये मान चलेगा कि आप वो विवाद सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो SC/ST वाला है। अगर वो SC/ST वाले पर्सन नहीं होते तो आप नहीं करते, कोर्ट का ये मान के चलेगा। फिर भले ही आपको पता भी नहीं है कि वो SC/ST वाला है और आपकी लड़ाई हो जाए किसी SC/ST वाले से किसी भी चीज़ को लेके और एनी अदर मैटर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तो भी कोर्ट ये मान के ही चलेगा कि आप वो उससे इसीलिए लड़ रहे हो क्योंकि वो SC/ST वाला है। चलिए आगे चलते हैं, 9 सेक्शन देख लेते हैं। कन्फर्मेंटेशन ऑफ पावर, मतलब ये पावर क्या क्या दी गई है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। देखिए सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1, notwithstanding anything contained in the code or in any other provision of this act, the state government may, if it consider it necessary or expedient so to do, तो मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकती है अगर उसे लगे कि सही है। ए फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड फॉर कॉपिंग विथ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट मतलब इस एक्ट के थ्रू जो भी अपराध होने वाले हैं उन्हें रोकने के लिए कदम उठा सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा इस एक्ट में लिखा गया है। और फॉर एनी केस और क्लास और ग्रुप ऑफ केसेस अंडर दिस एक्ट, या फिर कोई भी केस में या कोई भी इसमें गवर्नमेंट वो बना सकती है। इन एनी डिस्ट्रिक्ट या पार्ट में कहीं भी नोटिफिकेशन निकाल के अपने ऑफिशियल गजट में गवर्नमेंट ऑफिसर भी अपॉइंट कर सकती है, एक ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। द पावर एक्सरसाइज्ड बाय पुलिस ऑफिसर अंडर दिस कोड इन सच district or part thereof, or as the case may be, for such cases or class or group of cases, and in particular the power of arrest, investigation and prosecution of person before any special court। तो जैसे कि किसी भी उसको जो भी जो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी किसी अपने ऑफिसर को
इस केस को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट के पावर देगी उस ऑफिसर को, तो उस ऑफिसर के पास वो सारे पावर्स होंगे जो जो इस एक्ट में दिए गए हैं। ठीक है, अब इसका सब सेक्शन 2 देख लेते हैं। ऑल ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड all other officer of government shall assist the officer refers to in subsection 1 in the execution of the provision of this act or any rule, scheme or order made thereunder। तो जो सबसेक्शन 1 में दिए गए हैं पावर, गवर्नमेंट ने जो पावर जो ऑफिसर अपॉइंट किया था और उस ऑफिसर को जो जो पावर दी थी वो सारे, तो उस ऑफिसर को सारे पुलिस डिपार्टमेंट और सारे दूसरे गवर्नमेंट के ऑफिसर असिस्ट करेंगे, उसकी सारी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? द प्रोविजन ऑफ द कोर्ट शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू द एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय एनी ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 1। तो इसमें ये बता रहा है कि ये सारे द प्रोविजन ऑफ द कोर्ट शो, मतलब जो सेक्शन 1 में जो भी कोर्ट दिए गए हैं, पावर ऑफ पावर बाय एनी ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 1। हाँ, तो सबसेक्शन 1 वही पूरी पावर एक्सरसाइज करेगा। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, आगे इसका पार्ट 2 देखेंगे, उसमें बाकी के चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 3 और 4 और 5 नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।